पंजाब में जब भी कोई मुद्दा उठता है तो सबसे पहले मीडिया में खालिस्तान का नाम ही क्यों आने लगता है। चाहे वो आंदोलन ब्लू स्टार हो या किसानी आंदोलन या फिर अभी जो इंसिडेंस चल रहा है अमृतपाल वाला, हर बार मीडिया में खालिस्तान का नाम ही क्यों आने लगता है। Hundreds of his supporters overran a police station near the state's Amritsar city in a demonstration against his arrest. अमृतपाल सिंह वो व्यक्ति हैं जो खालिस्तान की मांग को उठाते रहे हैं। आज दिल्ली में ब्रिटिश कॉन्सुलेट के बाहर भारी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ प्रदर्शन किया, धरना भी दिया। सिखों का कहना है कि भारत हमारा स्वाभिमान है, तिरंगा हमारी शान है। खालिस्तान की बात करने का आइडिया 2020 में आया था। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि इतिहास में कोई एक साल गायब कर दिया जाए तो निस्संदेह भारत का वो साल होगा 1984 का। खालिस्तान आंदोलन की तह में जाने के लिए हमें सिख धर्म के इतिहास को समझना पड़ेगा। 15वीं सदी के आखिर में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की और इस परंपरा में सिखों के कुल 10 गुरु हुए, जिनमें आखिरी शरीरक गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और सिख धर्म को फॉर्मल रूप दिया और इस धर्म के नियम कायदे कानून स्थापित किए। अपने छोटे से इस इतिहास में सिख गुरुओं को मुग़ल बादशाहों के हाथों क्रूरता का सामना करना पड़ता था, इसलिए गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा आर्मी की शुरुआत की। गुरु गोबिंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को खालसा आर्मी का लीडर बनाया और बंदा सिंह बहादुर की मौत के बाद साल 1733 में मुग़लों ने सिखों के लिए संधि की और सिखों के लीडर कपूर सिंह को नवाब की उपाधि सौंप दी। नवाब कपूर ने सिखों को एक करने के लिए दल खालसा की स्थापना की। दल खालसा को 2 हिस्सों में बांटा गया, बुढ़ा दल और तरुणा दल। बुढ़ा दल में 40 की उम्र के ऊपर के अनुभवी लोग होते हैं और तरुणा दल में 40 के उम्र के कम लोग होते हैं। बुढ़ा दल का काम होता था धर्म का प्रचार करना और सिख गुरुद्वारों की रक्षा करना, वहीं तरुणा दल एक्टिव ड्यूटी पर तैनात रहता था। आगे जाकर इन दलों को 12 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। इसी दौरान जीती गई ज़मीन का हरमंदिर साहिब में जाकर हिसाब लिया जाता, बाकायदा दस्तावेज़ तैयार होते। आगे जाकर इन दस्तावेज़ के आधार पर रियायतें तैयार हुई, जिन्हें मिसल कहा जाने लगा। क्योंकि दल खालसा के 12 हिस्से थे, इसलिए सिखों की रियायतें 12 मिसलों के रूप में तैयार हुई। फिर साल 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर को जीता और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया। उन्होंने 12 मिसलों को एक किया और सिख साम्राज्य की शुरुआत की। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज को सरकार खालसा का नाम दिया और अगले दशकों में सिख साम्राज्य को तिब्बत और अफ़गानिस्तान तक सीमाओं तक फैला दिया। और सन 1849 में अंग्रेज़ों से हार मिलने के बाद सिख साम्राज्य कई टुकड़ों में बंट गया, जिसमें लगभग सारा पंजाब अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और उनका नाम पंजाब प्रोविंस रख दिया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना ने पंजाब के मन में ब्रिटिश हुकूमत के लिए नफरत भर दी। 1930 के आसपास जब लगने लगा कि अंग्रेज़ भारत से चले जाएंगे, पंजाब में सिखों के बीच सिख होमलैंड की मांग उठने लगी। इस मांग को उठाने में सबसे आगे था श्रोमणी अकाली दल। 1920 में बना यह संगठन खुद को सिखों का प्रतिनिधि मानता था और मानता था कि सिखों का अपना अलग देश होना चाहिए। 1914 के आसपास लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को बनाने की मांग उठाई। मौका देकर अकाली दल ने भी सिखों के लिए अलग देश की मांग उठाना शुरू कर दिया। लेखक खुशवंत सिंह अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ सिख में लिखते हैं, सिखों में अलग राज्य की कल्पना हमेशा से ही रही है। रोज़ की अरदास के बाद गुरु गोबिंद सिंह का राज करेगा खालसा नारा लगाया जाता। इस नारे ने अलग अलग राज्य में ख्वाब को हमेशा जिंदा रखा। लेकिन आज़ादी के कुछ साल बाद हुई एक घटना ने अकाली दल को एक और मौका दे दिया। हुआ ये कि 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया गया, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहले राज्य था। इससे क्यों लेकर अकाली दल ने सिखों के बदले पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग कर दी।
इस स्ट्रैटेजी को बड़ी सफलता मिली जब 1 नवंबर 1966 में उस वक्त के पंजाब को भाषा के आधार पर विभाजित कर पंजाब एंड हरियाणा बना दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को अपने कंट्रोल में लेकर चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया। पंजाब बनने के बाद सिखों की मांग पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से चीज़ें सुधरने की बजाय बिगड़ने लगी। पंजाब गठन के दौरान सरकार द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। कुछ पंजाबी बोलने वाले इलाके हरियाणा राज्य को दे दिए गए और बड़ी दिक्कत थी पानी को लेकर। केंद्र सरकार ने सतलुज, रावी और ब्यास नदी पर बने नहरों को अपने कंट्रोल में लेकर उनके मनमाने आवंटन कर दिए। इस चक्कर में इन नदियों का सिर्फ 23% पानी पंजाब को ही मिला। ये सब मुद्दे पंजाब में नए उबाल का कारण बन रहे थे। 1967 में हुए चुनाव में अकाली दल ने मांग उठाई कि पंजाब को जम्मू कश्मीर की तरह 370 के तहत विशेष स्टेट दिया जाए। इन चुनाव में अकाली दल को जीत मिली। हालांकि इस दौरान अकाली दल ने कभी भी अलग देश की मांग नहीं की, कम से कम लिखित तौर पर तो नहीं। वो पंजाब के लिए ज़्यादातर अधिकार मांग रहे थे और इसी चक्कर में अकाली दल और कांग्रेस आमने सामने आकर खड़ी हो गई। अब सवाल ये है कि इन सब के बीच खालिस्तान की मांग पहली बार कहाँ से उठी। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा देश के बाहर। 13 अक्टूबर 1971 की बात है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम में एक विज्ञापन छपा। पाकिस्तान नामक नए देश की घोषणा की और दुनिया भर में रहने वाले सिखों से मदद लेने को कहा। इस विज्ञापन को छपवाने वाले शख्स का नाम था जगजीत सिंह चौहान। इधर अकाली दल पर नकेल कसने के लिए 1972 में इंदिरा गांधी ने सरदार ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। जैल सिंह पंजाब के अकालियों का वस्त्र तोड़ना चाहते थे। गुरुद्वारों, कॉलेज और स्कूलों में अकालियों का प्रभाव था। इसकी काट के लिए जरनैल सिंह ने सिख जनता को खुश करने के लिए सरकारी कार्यक्रम चलाए। सिख गुरुओं के नाम पर सड़कें और स्कूलों के नामकरण करने शुरू हुए। शहीदी दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। सरकारी कार्यक्रम में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम को बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। लेकिन ये सब ही काफ़ी नहीं था। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की छवि इतनी खराब हुई कि 1918 में उसने खालिस्तान नामक एक देश का ऐलान किया। इतना ही नहीं, खालिस्तान हाउस नाम का एक इमारत से उसने खालिस्तान के पासपोर्ट, डाक टिकट और खालिस्तान डॉलर भी जारी दिए। उसने ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों के खालिस्तान के दूतावास भी बना डाले। इस दौरान वो जरनैल सिंह भिंडरांवाले के संपर्क में आया, जिसका पंजाब में लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा था। 1973 में अकाली दल की कार्य समिति ने आनंदपुर साहिब में आयोजित एक सम्मेलन में एक नीतिगत प्रस्ताव अपनाया, जिसे आनंदपुर रेजुलेशन कहा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार को डिफेंस, मुद्रा और विदेश नीति को छोड़कर बाकी मामले पंजाब पर छोड़ देने चाहिए। इसके एक पंजाबी संस्करण में सिखों को एक राष्ट्र के रूप में बयान किया गया। हालांकि यह संस्करण कभी प्रकाशित नहीं हुआ और इस प्रस्ताव पर केंद्र को भी प्रतिक्रिया आई। इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को देशद्रोह बताया। उन्होंने कहा कि यह कोई ऑटोनॉमी की डिमांड नहीं है, यह तो एक अलग देश की डिमांड है। इसके बाद यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया और अगले एक दशक तक इसकी ज़्यादातर बात नहीं हुई। साल 1978 में वैसाखी का दिन, इस तारीख को सिख धर्म में खास महत्व है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने वैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी। उस रोज़ अमृतसर में उत्सव का माहौल था। बखेड़ा तब खड़ा हो गया जब निरंकारी पंथ का समूह सरकार के पास एक जुलूस परमिशन लेने चला गया। पंजाब में तब अकाली दल की सरकार थी और उन्होंने परमिशन दे भी दी, यह जानते हुए कि परंपरागत सिख इसमें नाराज़ होंगे। ऐसा हुआ भी। जरनैल सिंह भिंडरांवाला, जो कि सिखों के धार्मिक समूह दमदमी टकसाल का प्रमुख लीडर था, उसने तत्काल दरबार साहिब के पास एक सभा बुलाई और सभा में निरंकारी के खिलाफ जोरदार भाषण किया। इसके बाद इधर से एक जुलूस निरंकारियों की तरफ बढ़ा और इन लोगों के पास कृपान थे, तो दूसरी तरफ निरंकारियों के पास बंदूक और झड़प हुई और इसमें 13 लोग मारे गए।
इस मामले में निरंकारी पंथ प्रमुख गुरबचन सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मामले की नज़ाकत देखते हुए ट्रायल हरियाणा कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस घटना के बाद भिंडरावाले और उनके अकाली दल सरकार की नाक में दम कर दिया। पंजाब में भिंडरावाले का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। तब दिल्ली कांग्रेस की नज़र में भिंडरावाले पर पड़ी और अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ पंजाब में कुलदीप नैयर इसे पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा देते हैं। कुलदीप लिखते हैं कि तब पंजाब की कमान संजय गांधी के हाथ में थी और पंजाब में परंपरागत सिख धड़ा अकाली दल का समर्थक था। इसलिए संजय गांधी ने सुझाव दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को अकाली दल के चैलेंजर में रूप में खड़ा किया जाए जो सिखों की खासी पकड़ रखता हो। इसके लिए 2 व्यक्ति चुने गए। अंत में संजय गांधी ने फैसला किया कि जरनैल सिंह भिंडरावाले को इस काम के लिए पुश किया जाए। कुलदीप नैयर के हिसाब से ये बात कांग्रेस नेता कमलनाथ ने खुद उन्हें बताई थी। भिंडरावाले की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों द्वारा बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन में मांग करी गई कि भिंडरावाले को रिहा किया जाए। 29 सितंबर 1981 में एक प्लेन हाईजैक किया गया और जिसे लाहौर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान सरकार द्वारा उसे परमिशन नहीं दी गई। वापस उसे अमृतसर में ही लैंड करवाया गया। इसी दौरान चल रहे प्रदर्शन के कारण सरकार ने भिंडरावाले को फिर से रिहा कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का जब जब जिक्र होता है तो इतिहास के तमाम पन्ने खंगाले जाते हैं। जनरल शाहबेग ने स्वर्ण मंदिर के अंदर ही भारतीय सेना से मोर्चा लेने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया था। करीब 200 समर्थकों के साथ शाहबेग ने मरने से पहले तक सेना का सामना किया। भारतीय सेना में अपने करियर के दौरान मेजर जनरल शाहबेग ने देश की ओर से हर जंग में हिस्सा लिया। बांग्लादेश युद्ध में शाहबेग को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इसी दौरान एक वित्तीय गड़बड़ी से सिलसिले में उनके ऊपर जांच करी गई और उसको रिटायरमेंट से 1 दिन पहले ही बर्खास्त कर दिया गया। ताकि बाद में जनरल शाहबेग ने कोर्ट केस भी किया और जीत भी गए। जनरल वीके सिंह अपनी आत्मकथा करेज एंड कन्विक्शन में लिखते हैं कि मेजर जनरल शाहबेग सिंह ने अपने सभी हथियारों को कुछ इंच की ऊंचाई पर रखा था। इससे जवानों के रेंगने और आगे बढ़ने का विकल्प खत्म हो गया था, क्योंकि अगर जवान रेंगते हुए स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुए तो उनके सिर में गोली लगती। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द स्टोरी में लिखा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों नाम रखा गया? ये सवाल भी जहन में उठता है। ब्लू स्टार यानी नीला आसमानी और तारे, यानी नीला आसमान और तारे। दरअसल इस ऑपरेशन को आधी रात में अंजाम दिए जाने की प्लानिंग हुई थी। जब यह घटना हुई तो पंजाब का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। गोल्डन टेम्पल भी डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से सिखों के मन में प्रतिशोध की ज्वाला उठ चुकी थी। हालांकि इसके बाद में इंदिरा गांधी को पहले से ही पता चल गया था कि उसके ऊपर हमला होने वाला है। 31 अक्टूबर 1984 को बेअंत सिंह और उसके दूसरे बॉडीगार्ड सतवंत सिंह ने गोली मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। लेकिन अब ये माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और 2004 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। 1 जून 2015 को दोपहर के वक्त पंजाब के बरगाड़ी ज़िले में बरगाड़ी से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला में स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप चोरी हो गए थे। 25 सितंबर 2015 में बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के पास हाथ से लिखे 2 पोस्टर लगे मिले। ये पंजाबी भाषा में लिखे गए थे और इसके करीब 17 दिन के बाद 12 अक्टूबर को गुरुद्वारा में माथा टेकने गए लोगों को आसपास की नालियां और सड़क पर बिखरे हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप के पन्ने मिले। मामले में पुलिस कार्रवाई से पहले ही बड़ी संख्या में सिख संगठनों और नेताओं ने बरगाड़ी और कोटकपूरा की मुख्य चौक पर
प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन के दिनों की बात है जब 2020 में किसानों का समर्थन कर रहे एक पंजाबी कलाकार चर्चा में आया। नाम दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर जब किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली तब वह फिर चर्चा में आ गया। इसी दौरान हुई हिंसा में कथित भूमिका के लिए उसे गिरफ्तार भी किया गया। दीप पर लाल किले पर सिख धर्म से जुड़ा एक झंडा फहराने के आरोप में देशद्रोह मुकदमा भी चलाया गया। बनना शुरू हुआ तो उसने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम वारिस दे पंजाब रखा गया। यह एक ऐसा नाम था जो अचानक सामने आया था। इस नाम को पहले ना कभी किसी ने सुना था, ना ही इस आंदोलन में देखा गया था। यहाँ तक कि जिस संगठन वारिस दे पंजाब के ये प्रमुख हैं उसने भी इन्हें कभी नहीं देखा गया। अमृतपाल सिंह पंजाब अमृतसर के जलालपुर खेड़ा गांव का रहने वाला था। अमृतपाल का जन्म 18 जनवरी 1993 को हुआ था। जब किसानी आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय यह दीप सिद्धू जो कि वारिस दे पंजाब संगठन के प्रमुख थे उनके संपर्क में आया था। लेकिन अमृतपाल को अजनाला इंसिडेंस ने और भी ज़्यादा मशहूर कर दिया। अमृतसर जिले के अजनाला पुलिस स्टेशन में कट्टरपंथी सिख उद्देश्य अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों ने पुलिस पर हमला किया, बैरिकेड तोड़े और अमृतपाल के खिलाफ FIR रद्द करने की मांग को लेकर छत पर चढ़ गए। इन सब घटनाक्रम के बावजूद पंजाब पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। DGP ने दावा किया कि अगर पंजाब पुलिस गोलीबारी की होती तो स्थिति और ख़राब हो सकती थी, क्योंकि पुलिस भली भांति जानती थी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करना सिख धर्म का अपमान करने के बराबर था। इसीलिए उन्होंने वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसी के साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।